Good morning, students. Today we are here again to study BST for 11th Commerce. In last video we discussed about the topic partnership. Today our topic is related with partnership. Today we study advantages of partnership and disadvantages of partnership. So let's start our topic. अब देखिए मेरिट्स क्या क्या हैं पार्टनरशिप की. फर्स्ट है इजी टू फॉर्म. कल हमने पार्टनरशिप की फ़ीचर्स के बारे में पढ़ा था. तो फीचर्स में एक पॉइंट था फॉर्मेशन. ये उसी से रिलेट करता हुआ पॉइंट है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हम बात करें, इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ईजी है ना. इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसमें एक लीगल एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप डीड वो करना पड़ता है. इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं उन्हें पूरा इतना नहीं करना पड़ता. देखिए इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड. यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करना इतना कंपल्शन नहीं है. इवन रजिस्ट्रेशन इज़ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट. और पार्टनरशिप एक्ट जो हमने पढ़ा था कल 1932 उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी नहीं है ना. यानी कि इसका फॉर्मेशन क्या है, बहुत इजी है. जो 2 पर्सनस है या 2 से ज़्यादा पर्सन एक जो बिज़नेस है उसको चला सकता है वो एज ए पार्टनरशिप. सेकंड देखिए, सेकंड है बैलेंस्ड डिसीज़न मेकिंग. कल भी हमने पढ़ा था कि जो डिसीज़न मेकिंग होता है पार्टनरशिप के अंदर वो क्या है, सारे पार्टनर्स का इसमें डिसीज़न इंक्लूड होता है. इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन बी डिवाइडेड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज. जितना भी वर्क जो बांटा जाता है पार्टनरशिप में वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग वो काम बांटा जाता है. और जो डिवीज़न ऑफ वर्क होता है इससे क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के अंदर कि काम को बांट के चलो. तो ये क्या करता है, जो डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं मैनेजमेंट के अंदर जो वर्क कर रहे हैं उनमें स्पेशलाइजेशन आता है. स्पेशलाइजेशन क्या होता है, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उस काम में उन्हें पूर्णतः योग्यता मिल जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. जब एक काम को कोई बार करेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. तो जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो लीड करता है स्पेशलाइजेशन, और एफिशिएंसी जो है मैनेजमेंट की वो क्या होती है, वो डेवलप होती है. और जितनी भी एक्टिविटीज़ है फर्म की, अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें वो सही तरह से पूरी हो पाती हैं. तो जो डिसीज़न मेकिंग है अगर हम देखें पार्टनरशिप फर्म में तो वो क्या है, सभी के डिसीज़न को इसमें इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड किया जाता है. आई नेक्स्ट पॉइंट, लार्जर फाइनेंस सोर्सेज. क्योंकि अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी पार्टनर होंगे ना वो सब के सब उसमें क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें तो एक ही पर्सन जो है वो मालिक जो है वही अपना जो कैपिटल है वो अपनी पैसा उसमें लगाता है उस टाइप के बिज़नेस में. पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी इसमें पर्सन है, कल हमने पढ़ा था मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50. तो जितने ही पर्सन इसमें पार्टनरशिप में इंक्लूड हैं वो क्या करेंगे, वो अपना जो पैसा है उसमें लगाएंगे. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लार्जर रिसोर्सेज हैं वो पार्टनरशिप फर्म में फाइनेंस रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. कि इन पार्टनरशिप firm all the partners contribute some amount of capital. As a result the financial resources of partnership firm are larger than the sole proprietorship firm or joint Hindu family business. ना जब पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमाउंट है ना, हर पार्टनर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके आ रहा है तो इससे लार्ज जो अमाउंट है वो इस टाइप के बिजनेस में हो जाता है. तो इसीलिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है पार्टनरशिप फर्म के वो ज़्यादा रहते हैं. अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें उनसे कंपैरिजन करें तो पार्टनरशिप फर्म का जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं. तो इसकी एक ये बेनिफिट ये है. नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट रिस्क शेयरिंग, रिस्क को शेयर करना. इस टाइप की जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें
जो रिस्क है वो हर पार्टनर बियर करता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें तो जो सिंगल पर्सन था जो बिज़नेस कर रहा है वो ही क्या करेगा, सारे रिस्क बियर करेगा ना। पर अगर हम इन पार्टनरशिप की बात करें उसमें क्या होता है, उसमें सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, जितना भी उन्होंने अपना शेयर लगाया है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो रिस्क बियर करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं। देखिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली वन पर्सन हैज़ टू बियर द रिस्क, वेयर एज पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क इन द सेम रेशो एज दे शेयर द प्रॉफिट। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स प्रॉफिट पार्टनर्स टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। अगर हम पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें एक अकेला जो पर्सन है वो रिस्क बियर करता है। और अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसमें जो शेयर होगा रिस्क का, वो जितनी भी रेशो उन्होंने डिसाइड हुई थी उनकी, जितना भी वो शेयर रेशो के अकॉर्डिंग उनका जो प्रॉफिट है वो बटेगा। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट, और जो रिस्क जो उनको शेयर होता है पार्टनर्स को, उनसे वो मोटिवेट होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क उठाएं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें ना। जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट जो है अर्न करेंगे। तो इसीलिए इसमें जो रिस्क शेयरिंग है वो ज़्यादा होते हैं पार्टनरशिप की फर्म की अगर हम बात करें। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी। अगर हम बात करें सीक्रेसी की तो पार्टनरशिप फर्म की जो सीक्रेसी है वो बनी रहती है, क्योंकि जितने भी पार्टनर हैं वो बस अपने आपस में ही जो भी डिसीजन है या कंसल्ट करना आपस में ही करेंगे, ठीक है। तो जो लीक का चांस है कि अगर कोई भी ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनकी जो लीक है वो चांस कम ही होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर लॉस तो सभी पार्टनर्स का होगा ना। तो इसलिए जो सीक्रेट्स हैं ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो बहुत कम चांस होते हैं लीक होने के। देखिए, दस पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। एक बात तो यही इसमें बताई गई, एक रीज़न कि सीक्रेसी क्यों बनी रहती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है उसे जरूरी नहीं है कि वो अपना जो अकाउंट है वो पब्लिश करे ना। देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट, यानी उनकी जो भी है बातें और जो उनके अकाउंट्स वगैरह वो सब क्या रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं हमेशा। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी बात करें दूसरी तरफ तो क्या, ऑन द अदर हैंड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड बाय द पार्टनर्स। जितनी भी फर्म इस टाइप के फर्म में एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी कौन करेगा, पार्टनर्स। और वे ही सभी क्या लेते हैं, कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वे मिलके सारा का सारा अपना मेजर डिसीजन लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो ट्रेड सीक्रेट के जो लीक का चांस है वो होता ही नहीं। अगर होता भी है तो जरा मरा थोड़ा बहुत होगा, वरना वैसे लीक का इसमें चांस तो बनता ही नहीं, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने फर्म का लॉस तो चाहेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए जो उसमें सीक्रेसी है वो बनी रहती है। तो ये थे कुछ मेरिट्स के पॉइंट जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो इजी टू फॉर्म, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिस्क शेयरिंग और सीक्रेसी, ये हैं इसके एडवांटेज हैं पार्टनरशिप की। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी इसमें क्या क्या इसकी जो हैं कमियां हैं इसमें। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है फर्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हम लगातार कई दिन से बात करते आ रहे हैं। कल भी हमने इस बारे में पढ़ा था कि जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सबकी लायबिलिटी कैसी होगी, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी ना। इन केस ऑफ लॉसेस द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लॉस देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी आल्सो टू गेट देयर अकाउंट सेटल्ड। यानी अगर इस टाइप की फर्म में अगर लॉस होता है पार्टनर्स को, यानी पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है, तो बिज़नेस प्रॉपर्टी से अगर वो लॉस पूरा नहीं हो रहा है तो जो लेनदार यानी जो क्रेडिटर्स हैं वो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के थ्रू उन पर भी वो पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम करके उस जो पैसा था उसको वो क्या करेंगे, लेंगे ना। तो अगर मैं एक ही लाइन में ये बात कहूँ तो यही कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है सभी की, क्योंकि अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस हो रहा है तो उसकी जो कह सकते हैं पे होगा, वो लॉस जो क्लेम उसके ऊपर बनेगा क्रेडिटर्स के थ्रू, वो अगर वो बिज़नेस की जो एसेट्स हैं उनके थ्रू वो पूरा नहीं हो रहा, कवर नहीं हो रहा, तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके वो पेमेंट हमें करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज।
इस टाइप के अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इनके जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन on number of partners, hence contribution in terms of capital investment is not sufficient for large scale enterprise. As a result, partnership face problems of expansion beyond a specified size. अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है ना पार्टनर्स के नंबर्स पे, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा नहीं तो बढ़ा सकते ना। तो यानी कि बिज़नेस जो है उसमें एक्सपेंड, इस टाइप का जो बिज़नेस है उसके एक्सपेंशन के जो चांस है वो इस टाइप की फर्म में कम होते हैं। तो क्या होता है इससे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो चांस है वो कम हो जाते हैं। यानी कि जो लार्ज स्केल एंटरप्राइज हैं उसके लिए अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो वो सही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि अगर हम एक्सपेंड करना चाहें अपने बिज़नेस को, कि हम पार्टनरशिप कर रखी है, पार्टनरशिप फर्म है, और अगर हम उसे एक्सपेंड करना चाहें तो वो नहीं किया जा सकता। तो लार्ज स्केल जो एंटरप्राइज है उसके लिए जो पार्टनरशिप फर्म है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं अगर हम एक्सपेंशन चाहेंगे। यानी इस टाइप की फर्म के लिए अगर एक्सपेंशन है चाह रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप जो फर्म है उसको बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट, झगड़े होना। अब जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर हैं, अब उनमें तो है नहीं कि सबकी थिंकिंग एक जैसी होगी, उनका सबका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज, देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सबके सब अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग जगह से और अलग अलग फैमिली से रिलेटेड हैं। तो जो उनके ओपिनियन होंगे, यानी जो उनके विचार होंगे, सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक जैसे तो सबके विचार नहीं हो सकते। तो इसीलिए उनमें जब उनके विचार आपस में कई बार नहीं मिलते, ओपिनियन उनके नहीं मिलते, तो उनमें आपस में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। आपस में पार्टनर्स में ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो फिर जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक तरह से लॉस की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, यानी जो इस टाइप का जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें, इसकी कॉन्टीन्यूटी में कमी होती है। क्यों? वैसे तो अगर हम कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो बनाई भी जा सकती है लगातार, पर अगर हम बात करें कि इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है ना, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या इनकैपेसिटी हो जाती है वन पार्टनर की, यानी वो अक्षमता हो जाती है, वो काम कैपेबल नहीं है काम करने की होंगे, तब क्या होता है, उस पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ता है, क्लोज़ करना पड़ता है। यानी वो फर्म के जो और पार्टनर्स हैं वो उस फर्म के डिसॉल्व करने के लिए डिमांड करते हैं, और तब उनकी इच्छा से उस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। यानी इसमें जो कॉन्टीन्यूटी है उसकी कमी पाई जाती है, यानी लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई, या इंसॉल्वेंसी हो गई, या इनकैपेसिटी हो गई किसी भी एक पार्टनर की, तो इससे जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स के, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स के कहने पर वो डिसॉल्व किया जा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर इसकी जो और 2 पॉइंट्स हैं डिसएडवांटेज के, वो हैं, देखिए। फर्स्ट जो है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक जो कॉन्फिडेंस है इस टाइप की फर्म पर कम होता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने ऊपर पढ़ा कि अपने जो अकाउंट्स हैं और एनुअल रिपोर्ट है वो पब्लिश नहीं करती है पार्टनरशिप फर्म। तो जो लोगों का इस टाइप की फर्म में कॉन्फिडेंस है, एक तरह से इन्वेस्ट करना शेयर्स वगैरह का, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों का, पब्लिक का। देखिए, द पब्लिक हैज़ द लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड। क्योंकि जो ये पार्टनरशिप फर्म है इन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट्स जो हैं उनको पब्लिश करना कंपल्शन नहीं है। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन दियर डीलिंग। इसीलिए जो लोग हैं इस टाइप की फर्म से डील करना कम पसंद करते हैं। यह एक केस की डिसएडवांटेज है। लास्ट जो आती है वो है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। हमने कल भी बात की थी रिस्क जो म्यूचुअल एजेंसी के बारे में,
कि जो इस टाइप की फर्म है उसमें सबके सब जो पार्टनर हैं एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना, अटैच हैं। यानी जितने भी पार्टनर हैं वो पार्टनर उसके फर्म के ओनर हैं और सारे के सारे उस फर्म के एजेंट की तरह काम करें, एजेंट भी हैं और एक दूसरे के एजेंट्स भी हर पार्टनर है। ये हमने कल पढ़ा था, तो उससे रिलेट करता हुआ पॉइंट है। देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। यानी प्रिंसिपल जो है म्यूचुअल एजेंसी, उसके अकॉर्डिंग हम देखें, उसके अकॉर्डिंग जो एक पार्टनर कोई भी है अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो उससे सारे के सारे बन जाएंगे। यानी सबको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, है ना। ए डिसऑनेस्ट पार्टनर मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट, इन दैट केस ऑल द पार्टनर्स विल हैव टू सफ़र द लॉस। अगर एक बेईमान पार्टनर है, यानी कि एक जो ईमानदार नहीं है पार्टनर, वो अगर उस टाइप की फर्म में है तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका जो लॉस होगा वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को या पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसमें एक जो डिसएडवांटेज है वो है कि रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, यानी जो म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल है उसका जो रिस्क है वो सभी पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को उठाना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था। आज हमने पार्टनरशिप जो है उसके बारे में हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ी। जितना आज आपको कराया गया है उसे आप नोट डाउन करें और एक बार पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।